मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 9। सोरची के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को ज़रा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइलें थीं। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहाँ बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक उठा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल सुल जाए। इस नगर में जब कोई इनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी तो कुछ पता लगेगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ मन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोक कर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपये ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमसे कहा नहीं गया। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी। यही चल चलाओ लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार का नाते सब व्यर्थ मालूम होते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। मैं मर जाऊं या जी जाऊं, इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 वक्त पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नज़रों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा। ऐसा ऐसा रगे दूँ कि यह भी याद रखें।
लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अहलमद हो जाऊँगा, मज़े से अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहाँ खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नज़रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इन्हें हंसी सूझती है, अब वहाँ न जाऊँगी। नहीं, ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूँगी। देखो तो आज कितनी बेपाक हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उलझुल बकने लगते हैं, उस वक्त हंसी रोकने मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था मैं न समझ सकी, न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकूंगी बहन, कल चलोगी? कह नहीं सकती, दादाजी तबीयत कुछ हल्की हो जाए तो आऊँगी। नहीं भाई, ज़रूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मणि कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ दिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन, मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूंगी। मणि से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न लग जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैंने जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है, अब तो शायद मैं ही मर जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहाँ न रहा जाएगा, सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ, न जाऊँगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मेरे लिए वहाँ क्या रखा है, बंगला भी क्यों बेचूँ, 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मणि से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज की मोहरें और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार हैं, 50 रुपये कर दो, रुपये मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे ज़रूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ तुम्हारे। अब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी? मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊँगी तो मैं आज खत लिख रखूँगी, किसके पास भेजूं? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजामित्र ही को लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडियाँ खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस रहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूँ। जालपा ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूँ, कल ही आऊँगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को जलती हुई दिखाई पड़ रही थी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे काँप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह है क्या, उजला उजला लगा हुआ है?
क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर, मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरें तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उनके पास घड़ी पर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जात के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जात न चलता होगा माँ जी, लाओ थोड़ा सा गेहूँ मुझे दो, देखूँ तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रणाम किया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माजिब, जब मैं अपने घर थी तो रोज़ पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूँ, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूँ, गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूँ निकल आए, बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जांत पर बैठी गेहूँ पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया माँ जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए, चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने व्यवस्था से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूँ बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, मोले सर। रतन, मोले शेर नहीं। जालपा, मुँह धोआओ, धोले शेर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूँगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाऊँ, मैं भी खिंचा दूँ। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊँ। जालपा, अकेले कैसे गाओगी। जागेश्वरी से, अम्मा आप ज़रा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जांत पर जा बैठी और दोनों जांत का यह गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जांत की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जांत का स्वर माना कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे 2 चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपये के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपये का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ भाजी की बिक्री ज़्यादा न थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में से वह मेज लगा देता, उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपये आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपये बच सकते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था। रुपए आते ही
सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज़ के व्यवहार की मामूली सी चीज़ें जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब अबाधा रूप में आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दल्ली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन इस मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही, रात को तो निकलता हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती। फिर मेरा भय हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घुमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है, कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूँ सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं, उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूँ सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेलपेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ जाता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी इस सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की है, पगड़ बांध लिया है। बंधी भी कितनी बेतुकी, इस टीले सा ऊपर उठ रहा है। एक पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। यह बांधी थी, इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया कि उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई कि अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मची हुई आंखें क्यों चुकती। एक ने अपने साथी से कहा, क्यों मनई, चोर न होए तो तुम्हारी टांगन निकर जाइब कस चोरन की नई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमऊ का हुआ रहा, पूरे कह पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जियो पगड़ी, ज़रा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम साह हो। नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं।
शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहाँपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे, तो साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया? सैनत झूठ बताई। मोहल्ला पूछा तो बंगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ दो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज़्यादा मनोरंजक होती है। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा जा रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हे जमादार, यह क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं यह? कब से? देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवीदीन ने सिटपटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया न होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान परत है, तुम हूँ मिले हो, ना काहे नहीं बतावत हो इनका? देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बता देते? देवीदीन ने कातर नज़रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने रखकर कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुई गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सु है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने की हिमें कुशल समझने लगा। इस तरह से झुका लिया मानो उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव में ताका। देवीदीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज़ के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायाब दारोगा थे। वह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडोल सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े, प्रसंगार से परे न करते थे। मेज़ की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आँखें, फैले हुए गाल और ठिगना कदम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों की भी आजमा लिया है, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हरती की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी,
लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सहनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है उसी के घर ठहरा हुआ है। ज़रा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिनके दोनों लड़के सिपाही? जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई। 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया। सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके साथ मैं हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा न कर सका। शर्म के मारे घर में आदमियों से भी कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए इंतज़ाम हो जाना कोई मुश्किल न था। पर सब कुछ चला गया तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रखें हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूँगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इस पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है, ही खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकाल कर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कहो तो बच्चा इसी इल्ज़ाम में भेज दूँ। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिनियाँ लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो। जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा? दारोगा कांस्टेबल से कहा, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवीदीन के होठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विहल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत हुआ हूँ, अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपए की गिन कर
अभी आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए। मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिनियाँ लावे। रमानाथ अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूँ उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज़ के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बताऊँ कि देवीदीन के रुपए भी बच जाएँ और तुम्हारे ऊपर भी आँच न आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी ईसाई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी? दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफ़ा नुकसान खुद समझ लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीफ था। यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। सच मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज़ नहीं है। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य में सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की ज़रूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनसिपैलिटी अभियोग न चलाइएगा और उसे कोई जगह अच्छी मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है म्यूनसिपैलिटी चूँ कर सके। गौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, वह सरकार आप इंतज़ाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उसके प्रे की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीट उड़ाई। उस आदमी का यूँ पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है, इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछ लिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल लिया? दारोगा कहता है म्यूनसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा,
म्यूनसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया, यह आदमी पागल तो नहीं है। दारोगा मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर इसकी एक गर्द भी न मिलेगी। अच्छा म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। जवाब आने लगे। दारोगा आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब जी हाँ था। दारोगा वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए। बात क्या है? जवाब पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, ज़रा दिमाग लड़ाइए। दारोगा यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब यही कहा, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने बेजान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात डिप्टी, अब क्या करना होगा? खां साहब चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा निकल कैसे जाएगी? हुजूर, रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई न कोई ज़रूर उसकी तलाश में आवेगा। कोई किसी को न आने दे, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, ज़बानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफ़ीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुप्रिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौट कर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं, कह गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी न होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की डांट से आहत होकर कहा अब तो दारोगा जी से 2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा ज़रूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से ज़रा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा थे। कांस्टेबल रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा हंस क्यों रहे थे? बेचारे मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गू आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली तुम यहाँ क्या करने आए? भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा भैया को ले गए सुप्रिटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिया जाते हैं। जग्गू दारोगा जी भी बड़े वह हैं, कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए? देवीदीन इसलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो 2 बातें कर लूँ। जग्गू हाँ, फटकारना ज़रूर, तो अपनी बात का नहीं, वह अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेगा? देवीदीन दुकान पर कौन है? जग्गू बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है, चूल्हे में जा ये है तमाशा। उसी की टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवीदीन जो उधार ही से पराग भेज दिया तो जग्गू तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चल कर वहीं देखावेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर सजा हो जाएगी। जग्गू रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा दारोगा जी, वह अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा चलो चौधरी, लाए रुपए? देवीदीन जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा खोद कर निकाले होंगे। देवीदीन आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौएं तिरछी हो गई। बोला दारोगा जी, मर्दों की एक बात
बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना होगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवीदीन तिनक कर यह मुझे मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं कप्तान साहब से ज़रूर कह दूंगा। हूँ तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई। अड़क कड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने से ही करेंगे। मेम साहब तो रोज़ ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, तुम्हारी हमारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवीदीन, पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवीदीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मार कर बोला, दादाजी, दारोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवीदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई जाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान से कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवीदीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैतियों वाला मुकदमा है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस खिवाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूँ, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी ज़रूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज़ नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन, हम यह तो न मालूम हुआ। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवीदीन, यह सब भुगते बैठा हूँ। दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, साल तो साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज़ देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसियाकर कहा, क्या जरूरत है दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, न यह अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। अब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने हैं।
ही वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलक बिलक कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन फीके हो जाता है, आत्मा क्षुब्धा हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोच कर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आतातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विहल कर दिया, आनंद की इस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न कर पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्हें मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता नहीं था, जालपा सारा इल्ज़ाम अपने सिर रखती थी, पर आज उसका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के सिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझ कर बैठे हैं, इसलिए तो वह स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुँह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी ज़रा इधर आना। मुंशी जी ने अपने एक कमरे में पड़े पड़े करहा कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूँ, बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई, कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं यह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी, मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम न उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, होगा क्या, घर बैठ रहूँगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर उन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट्स न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरदुद न करे, मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए, शायद आप जिस खबर को नहीं समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में हैं। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे, उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो क्या, कलकत्ता में हैं, कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बाबूजी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया, पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद भी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बाबूजी तुम्हें, वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सब के कान काट लिए, किसी को न सूझी।
अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए तो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया, वही हैं। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं बहन। मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है। उनकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सब ने जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए हैं, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है, डरती हूँ मैं उधार जाऊँ। इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूँगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतज़ाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके। दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज़ सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा। और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहाँ न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, पर उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर कोई आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज़ खो जाते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाले हैं। नहीं, होटल में ठहर जाना। देखो रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई न कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो। यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? रतन, कोई ज़रा भी शरारत करे तो कठोर होकर ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर में से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपा कर रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी यह नीचता जाती रहेगी। तो ज़रा भी मत झिझकना, छुरी लेकर बिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी, उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। मालियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफार्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुट्ठे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नज़र में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके दिल डोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा अच्छी चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना।
गोपी पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी ज़रूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊँगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी।